दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद के साथ। कमांडो विक्रांत ने अपनी कार तांत्रिक देवगुरु बाबा के आश्रम से बाहर निकाली ही थी, तभी देखा पूरा का पूरा जंगल काली स्याह अंधेरी चादर में ढका हुआ है और चांद बादलों के पीछे छिपा मानो तूफान आने का इंतजार कर रहा था। विक्रांत को देवगुरु बाबा ने पहले ही बता दिया था कि आश्रम से हाईवे तक का सफ़र तीसरी दुनिया के लोगों से भरा हुआ है और खतरनाक भी। पर कमांडो विक्रांत को हर हाल में हॉस्पिटल पहुंचना था, जहां उसका बेटा आईसीयू वार्ड में लाइफ सपोर्ट पर पड़ा आखिरी सांसें गिर रहा था। विक्रांत खुद ही कार ड्राइव करते हुए उस घने जंगल के घुमावदार रास्ते से होकर गाड़ी दौड़ाए जा रहा था और उसका दोस्त अविनाश उसके बगल वाली सीट पर बैठा फोन पर किसी को आश्रम से निकलने की सूचना दे रहा था। अभी वे लोग आधा जंगल का रास्ता ही तय कर पाए थे, तभी उसे लगा कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। उसने गाड़ी एक तरफ साइड करके रोक दी, पर गाड़ी रुकी तो अविनाश ने चौंकते हुए विक्रांत से पूछा, यार तूने अचानक इतने घने और डरावने जंगल में गाड़ी क्यों रोक दी? तभी विक्रांत ने उसे शांत करते हुए कहा, तू परेशान मत हो और अंदर ही रहना। मुझे लगता है गाड़ी का टायर पंचर हो गया। विक्रांत जैसे ही गाड़ी की खिड़की खोलकर बाहर निकला, तभी उसकी नज़र सामने खड़े पेड़ के पीछे छिपे उस आदमी पर गई, जो विक्रांत को पहले ही नज़र गड़ाए पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा था। विक्रांत अब पूरी तरह चौकन्ना हो चुका था और तभी उसने देखा कार का अगला टायर पंचर है। इसी बीच अविनाश भी गाड़ी से बाहर निकल आया और पंचर टायर को देखकर बोला, इसे भी अभी पंचर होना था, और जल्दी से गाड़ी की डिग्गी खोलकर स्टेपनी से टायर निकाला और बदलने लगा। तभी उन्हें उस जंगल में एक औरत के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो ज़ोर ज़ोर से रोते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। अब वे दोनों यह सोचकर चौंक जाते हैं कि रात के 1 बजे भला कोई औरत इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही थी। विक्रांत ने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे सामने एक पेड़ के नीचे लाल साड़ी में बैठी एक औरत दिखाई पड़ी, जो रोते हुए कुछ बड़बड़ा रही थी। अब कमांडो विक्रांत को समझते देर नहीं लगी कि गाड़ी का टायर अकस्मात पंचर नहीं हुआ, बल्कि जानबूझकर पंचर किया गया है। पर यह बात विक्रांत ने अपने दोस्त अविनाश को नहीं बताई, क्योंकि अविनाश पहले ही भूत प्रेतों के नाम से डरा हुआ था। अब विक्रांत मन ही मन सोच रहा था कि इस आश्रम वाले रास्ते पर वास्तव में भूत प्रेतों का साया है या फिर आते जाते आम लोगों को भूत प्रेतों का भय दिखाकर लूटने की कोई योजना। अभी वह यह सब सोच ही रहा था, तभी कोई चीज़ पेड़ के ऊपर से ससराते हुए नीचे की तरफ तेजी से आई। इसी बीच बिजली की रफ्तार से विक्रांत ने एक जंप मारी और अविनाश को पकड़कर एक तरफ उछाल दिया, और तभी एक भारी पत्थर ठीक उसी जगह गिरा जहां अविनाश बैठा गाड़ी का टायर बदल रहा था। अगर जरा सी भी विक्रांत से चूक होती तो वह भारी पत्थर अविनाश के ऊपर ही गिरा होता। यह देखकर तो विक्रांत का गुस्सा
सातवें आसमान पर था। उसने अपने कमर में लगी लाइसेंसी रिवॉल्वर निकाली और जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? कायरों की तरह पीछे क्यों छुप के हमला कर रहे हो? हिम्मत है तो सामने आओ। और तभी विक्रांत ने देखा वही लाल साड़ी वाली औरत अपने भयानक चेहरे के साथ सामने वाले पेड़ से लटकी उन दोनों को घूर रही थी। यह सब देखकर अविनाश की तो चीख निकलते निकलते बची। विक्रांत का अपने जीवन में कई खतरनाक और खूनी दरिंदों से पाला पड़ा था, पर भूत प्रेत जैसी घटनाओं को उसने सुना तो था पर देखा नहीं। अब विक्रांत ने गुस्से में एक गोली ठीक उसी चुड़ैल की तरफ दागी, पर इससे पहले ही वह चुड़ैल वहां से गायब हो गई थी। पर गोली की आवाज के साथ ही शांत पड़े जंगल में मानो भूचाल आ गया और चारों तरफ से अजीबो गरीब आवाज़ों से पूरा का पूरा जंगल गूंजने लगा। अब तक अविनाश गाड़ी का टायर बदल चुका था। उसने विक्रांत से जल्दी चलने को कहते हुए बताया, हो सकता है यह उसी प्रेत आत्मा का माया जाल हो जिसकी वजह से तुम्हारा बेटा हॉस्पिटल में पड़ा मौत से जूझ रहा है। और फिर कल अमावस्या की रात भी है। यदि हम लोग तांत्रिक देवगुरु बाबा की दी हुई अंगूठी को राजू के हाथों में नहीं पहना सके तो तुम जानते हो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। अब विक्रांत भी समझ चुका था कि यहाँ अपना समय व्यर्थ करने से ज़्यादा जरूरी अपने बेटे के पास पहुँचना है। तो दोनों जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे और वहाँ से निकल गए। अब अविनाश भयभीत मुद्रा में सोच रहा था कि विक्रांत से जरा भी चूक हुई होती तो उस भारी पत्थर मेरे ऊपर ही गिरता, जिससे मेरी मौत तो तय थी। पर उसे इस बात का फक्र भी था कि वह विक्रांत जैसे जाबाज के कुछ काम आ रहा है। विक्रांत जिसने अपने अब तक के जीवन में न जाने कितने ही लोगों को दामन खुशियों से भर दिए हैं। तभी विक्रांत ने उसकी ध्यान मुद्रा तोड़ते हुए पूछा, अविनाश समय क्या हुआ? उसने मोबाइल देखा तो 4 बज रहे थे और सामने ही उन्हें हाईवे भी दिखाई पड़ रहा था। अब कुछ ही देर में हाईवे पर पहुंचते ही उनकी गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। कुछ घंटों के सफ़र के बाद ही वे अपने शहर नैनीताल पहुंच गए। इसके बाद विक्रांत सीधा उस हॉस्पिटल में गया जहां उसका बेटा राजू एडमिट था। वहां जाकर विक्रांत ने देखा कि उसके बेटे की हालत अभी भी जस की तस बनी हुई है। अपने बेटे का यह हाल देखकर ही तो विक्रांत हर वो दरवाज़ा खटखटा रहा था जिससे उसके बेटे की जान बच सके। विक्रांत और अविनाश आईसीयू वार्ड में हैं, यह खबर मिलते ही सीनियर डॉक्टर कैलाश भी वहीं पहुंच गए और राजू के लिए जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट कर सकते थे वो सब विक्रांत को बता दिया। अब तो डॉक्टर कैलाश ने विक्रांत को यहाँ तक कह दिया कि राजू को अब हॉस्पिटल से कभी भी ले जा सकते हैं। उसमें अब जिंदगी की उम्मीद की कोई किरण मौजूद नहीं है। डॉक्टर की बात सुनकर विक्रांत का पूरा परिवार बिलख बिलख कर रो रहा था, पर अविनाश उन्हें संभालते हुए कह रहा था, हमें हिम्मत रखते हुए तांत्रिक देवगुरु बाबा पर भी भरोसा रखना चाहिए। उन्होंने कहा था यह अंगूठी आज रात राजू की अंगुली में पड़ी रही तो राजू का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। फिर सभी शाम होने का इंतजार करने लगे
और शाम होते ही तांत्रिक देवगुरु बाबा द्वारा बताई गई विधि के साथ कमांडो विक्रांत आंखों में आंसू लिए अपने बेटे की छोटी अंगुली में अंगूठी डाल देता है। दोस्तों, विक्रांत के परिवार सहित पूरे गांव के लोगों का मानना था कि राजू की यह हालत जखई वाले बाग में रह रही उस प्रेत आत्मा की वजह से हुई, जबकि डॉक्टरों का कहना था कि राजू को कोई गहरा सदमा लगा है और फिर उसका असर दिल पर पड़ा और धीरे धीरे उसकी धड़कन कम होती जा रही। वेंटिलेटर के सहारे अब तक जिंदा रहा, पर अब दोस्तों आगे कमांडो और एक दुष्ट आत्मा की जंग जारी है। देखने के लिए ठीक शाम 6 बजे। तब तक के लिए प्रमोद झा का प्यार भरा नमस्कार।